नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री 2 देशों की यात्रा पर जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच गए हैं। पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक समिट में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दों पर भारत जापान साझेदारी को नई मजबूती की उम्मीद है। चीन की यात्रा से पहले जापान की यात्रा मौजूदा टैरिफ टकराव के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। भारत जापान विशेष रणनीतिक साझेदार से आगे बढ़ते हुए भविष्य के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पावर हाउस की साझेदारी के लिए किस तरह आगे बढ़ेंगे, होगी विशेषज्ञों से चर्चा। साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच को किया संबोधित। कहा, भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा रहा है एक अहम पार्टनर। जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस तो भारत है टैलेंट का पावर हाउस। पीएम मोदी के लिए कथित अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के खिलाफ बिहार में भाजपा का जोरदार प्रदर्शन। पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, आरोपी दरभंगा से गिरफ्तार। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के बिहार वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा दिया करार। कहा, पीएम को जितना गाली दोगे उतना ही खिलेगा कमल। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में बारिश कहर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली के देवाल में बादल फटने से बिगड़े हालात। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। और बिहार के राजगीर में पुरुष एशिया हॉकी कप का आज से होगा आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शुभारंभ। भारतीय टीम चीन के खिलाफ करेगी अपने अभियान की शुरुआत। जापान यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत जापान आर्थिक मंच को संबोधित किया। उन्होंने जापानी उद्योगपतियों और इस क्षेत्र के विशिष्ट लोगों से मुलाकात की ताकि आर्थिक सहयोग को और गहरा किया जाए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक स्थिरता है, नीति में पारदर्शिता है, पूर्वानुमान है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। पीएम मोदी ने भारत जापान के रिश्तों को रणनीतिक और स्मार्ट बताते हुए साझा हितों को साझा समृद्धि में बदलने का आह्वान किया। इंडिया एंड जापान पार्टनरशिप is strategic and smart, powered by economic logic. We have turned shared interest into shared prosperity. India is the springboard for Japanese businesses to the global south. Together, we will shape the ASEAN century, Asian century for stability. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और अंतरिक्ष में साहसिक और महत्वाकांक्षी पहल की है। उन्होंने कहा कि जापान की प्रौद्योगिकी और भारत की प्रतिभा दोनों मिलकर इस सदी के प्रौद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी
और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के बीच संयुक्त क्रेडिट तंत्र पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर स्वच्छ और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का भी लक्ष्य रखा है। सोलर सेल्स हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन, साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं। भारत और जापान के बीच जॉइंट क्रेडिट मैकेनिज्म पर समझौता हुआ है। इसका लाभ उठाकर क्लीन और ग्रीन फ्यूचर के निर्माण में सहयोग किया जा सकता है। जापान दौरे के पहले दिन जब पीएम मोदी होटल पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में मौजूद प्रवासी भारतीय और जापान के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। खास बात ये रही कि जापानी मूल के लोगों ने आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। पीएम मोदी का स्वागत भारतीय परिधान और सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप किया। मेवाड़ के एक राजस्थानी गीत के साथ जापानी मूल की नागरिक ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान कहीं गायत्री मंत्र तो वहीं तो एक अद्भुत अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान में स्वागत हुआ है और जापान की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इंडियन डायस्पोरा ने भी बड़े उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों ने ऑपरेशन सिंदूर की बधाई भी दी, प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया। भारत के अलग अलग हिस्सों से मौजूद प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन स्वागत किया, अपने उत्साह को अपने अपने अंदाज में दर्शाया।
भारत के शास्त्रीय नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति जापान की महिलाओं के जरिए, और ये पूरा ट्रूप एक तरह से जापान के तमाम नागरिक जो वाद्य यंत्रों पर मौजूद हैं और तमाम महिलाएं जिन्होंने भारत के शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति दी। भारत और जापान के रणनीतिक सामरिक संबंध तो हैं, लेकिन भारत और जापान एक दूसरे को अपने सांस्कृतिक जुड़ाव से भी बहुत करीब लाते हैं। प्राचीन संबंधों में ये जुड़ाव बेहद अहम है। और भारत और जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है, और क्या कुछ उनको लगा, आप बताएं, क्या कुछ माहौल नजर आया? बहुत अच्छा लगा, जिस हिसाब से वो विकास कर रहे हैं और 15 समिट कर रहे हैं इंडिया और जापान का। यहाँ से लोगों को 5 लाख लोगों को जो ट्रांसफर करेंगे, और जो इंडिया तरक्की पे जा रहा है उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। I love you, Modi. You are the best PM of the whole world. We love you. मुझे लगा कि एक तरह से ऑपरेशन संदूर की भी एक गूंज सुनाई दी है यहाँ पे। एक बार थोड़ा सा बताएं, आपकी मुलाकात हो पाए? मैं पहली बार मोदी जी से मिली हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी मोदी जी से मिलने के लिए। एक जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि जहाँ भी जाते हैं हमारी जो सॉफ्ट पावर है, जो कल्चर है, हमने उनसे बात की। हमने जापान में शिव जयंती पहली बार की और उन्होंने हमें बताया कि हमें गणेश मूर्ति की स्थापना भी शिव जयंती में करनी चाहिए और गणेश मंडल के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति भी रखनी चाहिए। मतलब वो कितनी सोच रखते हैं, और जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत को विश्वगुरु बनाने की उनकी कामना है, हम सब उनके सैनिक हैं। जिस तरह से मोदी जी ने आज यहाँ जापान वो आए और तुरंत हम भारतीय समुदाय से वो जो मिलने आए, उनका जो उत्साह और हमारे प्रति प्रेम, और भारतीयवासियों ने भी जो आज उन्हें प्रेम दिखाया है, उस प्रति हम आज एकदम गदगद हो गए हैं। हिंदी कहाँ से सीखी आप? हिंदी फिल्म से सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ। और राजस्थानी कनेक्शन क्या है आपका? राजस्थानी कनेक्शन क्या, तो बेसिकली मैं डांस और गाना सीख रही हूँ 13 साल से। राजस्थान जापान आते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का आपने किस तरह से स्वागत किया, एक बार हमें बताइए। हाँ, तो हम हिंदी भाषा में स्वागत किया है, और अंत में आखिर में हम राजस्थानी भाषा में स्वागत किया है। हमें बोल के दिखा सकते हैं? पूरा नमस्कार मोदी जी, जापान में आपका हार्दिक स्वागत है, और हम दिल से आशा करते हैं कि भारत और जापान के बीच और भी गहरी मित्रता और सहयोग स्थापित हो। फिर राजस्थानी में पधारो हमारे देश। तो देखिए, न सिर्फ हिंदी बल्कि स्थानीय जो भाषा है उसको भी जापान के लोग किस तरह से अपना रहे हैं, वो एक अद्भुत संगम दिखाई दे रहा है दोनों ही संस्कृतियों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके कार्यक्रम को देखा, कैसा लगा आपको, कैसा अनुभव रहा? अनुभव कुछ भाषा से नहीं बता सकते हैं कि मैं तो 30 साल से तबला बजाता हूँ, और गुरुजी के आशीर्वाद से आज तक तबला रियाज अपना अभ्यास करते हैं, प्रोग्राम भी देते हैं। लेकिन मेरे लिए 30 साल में सबसे अच्छे दिन आज आ गए हैं, और मेरे ही नहीं है, ये बाकी सभी मेंबर के लिए सबसे अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि मोदी जी तो अभी इंडिया का लीडर ही नहीं है, पूरे दुनिया का लीडर है। तो दुनिया के सबसे उच्च स्तर पर वो कोई प्रधानमंत्री के सामने हम लोग वो आज बजाने की मौका मिले हैं, इतना खुशी तो आज तक नहीं मिले और कभी नहीं मिले जाएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत की बात को भारत के बाहर भारतवंशियों के बीच रखने का काम करते हैं, भारतीय समुदाय भी उन्हें पा करके अद्भुत रूप से आह्लादित है, और ऐसा लग रहा है कि जो भारत की सॉफ्ट पावर है वो जापान ही नहीं पूरी दुनिया में और विस्तार पाने के लिए इस वक्त तैयार नजर आ रही है। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, टोक्यो। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री 15वें इंडिया जापान एनुअल समिट में हिस्सा लेंगे, लेकिन इससे पहले आज की शुरुआत हुई 5वें आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री ने, जहां प्रधानमंत्री ने उन तमाम मोर्चों और क्षेत्रों की बात की जहां भारत और जापान के बीच आज का नहीं बल्कि कई दशकों का सहयोग चला आ रहा है, और किस तरह से आने वाले समय में यानी अगले 10 से 20 साल में ये सहयोग नए आयामों को छुएगा। प्रधानमंत्री ने कुछ बड़ी बातों को जिनको रखा अपने संबोधन में, उसमें उन्होंने कहा कि भारत का अहम विकास साझेदार है जापान। मेट्रो से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत और जापान का सहयोग लगातार रहा है। जापानी कंपनियों का भारत में तकरीबन $40 बिलियन का निवेश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में $13 बिलियन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है जापान का भारत में। भारत में निवेश केवल बढ़ता नहीं बल्कि कई गुना होता है, यानी कि वो मल्टीप्लाई होता है। प्रधानमंत्री ने कहा आज भारत में राजनीतिक स्थिरता है, आर्थिक मजबूती है।
भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। लगातार भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। वैश्विक ग्रोथ में भारत का 18% का योगदान है। $700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को बताता है। मजबूत बैंकिंग सेक्टर है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म भारत का मंत्र है। तो इन तमाम चीजों पर आधारित भारत और जापान के संबंध है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि डिफेंस और स्पेस के बाद न्यूक्लियर सेक्टर में भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को खोला गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भारत का बहुत ज्यादा तवज्जो है। नियमों को सरल किया गया है और हम जानते हैं S&P ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को भी अपग्रेड किया है, जो दर्शाता है कि किस तरह से भारत विश्व के लिए निवेश का एक अहम केंद्र के तौर पर लगातार विकसित कर रहा है खुद को। और भारत और जापान के संबंधों पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर श्रावणी रॉय चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि यह 8वां दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बदलती वैश्विक परिस्थितियों में इस दौरे को प्रोफेसर श्रावणी बेहद अहम माना जा रहा है। किन मायनों में आपके लिए अहम है? हालांकि इस दौरे की शुरुआत या दौरे की अहमियत पर भी आएंगे, लेकिन दौरे की शुरुआत को आप कैसे देखती हैं कि सांस्कृतिक जुड़ाव के साथ? प्रोफेसर श्रावणी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है। पीसीआर थोड़ा सा उसे दुरुस्त करें। प्रोफेसर श्रावणी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं सुन नहीं पा रही हूँ। अभी आपको आवाज मेरी मिल रही है? I can't hear the speaker. Okay. प्रोफेसर श्रावणी के तकनीकी कुछ खामी है, उसको दूर किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का एक गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने 8वें आर्थिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसमें प्रधानमंत्री ने जिन बड़ी बातों को रखा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 सुझाव जो भारत जापान साझेदारी के लिए प्रधानमंत्री ने इस मंच पे दिए वो बेहद अहम है, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। पहला क्षेत्र उन्होंने जहां इनोवेशन को बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बताया और आने वाले समय में स्किल को भी लेकर प्रधानमंत्री ने कई अपनी बातें रखी हैं। प्रोफेसर श्रावणी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रोफेसर श्रावणी, आवाज आ रही है आपको? जी प्रोफेसर श्रावणी, ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। 8वें और प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं। हम बात करेंगे कि किन किन लिहाज से अहम है, लेकिन उससे पहले दौरे की शुरुआत को अगर हम देखें तो भारत और जापान का बहुत गहरा प्राचीन सांस्कृतिक जुड़ाव है। क्या आपको लगता है कि उस जुड़ाव के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई है? एक अच्छे नतीजों की तरफ ये यात्रा बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। ये दो देश का देखो, कोई भी एक संबंध में अच्छा चीज यही होता है कि कोई इतिहास का कोई खराबी जगह ना हो। तो ये दो देश में यही एक बहुत ही बड़ापन है कि दोनों देश का हर टाइम पे कुछ न कुछ वजह से हम लोगों का दोनों के लिए हम मित्रता दिखाए हैं। वो सिविलाइजेशनल लिंकेजेस जो बोला जाता है कि बुद्धिज्म यहाँ से गए वहां पे रटे। जब हमारा देश स्वाधीनता दिवस के लिए ये लड़ रहे थे, तब हमने उनसे मदद मांगी और मदद मिला था हमें। बाद में उनको जब डेवलपमेंट के लिए लोहे का जरूरत था, हम लोग यहाँ से लोहे भेजे उन्हें। तो ये देखा जाए तो कहीं जगह पे है कि हम लोग दोनों का मित्रता बना जुड़े के रखें। लेकिन जो परिस्थिति थी कोल्ड वॉर की, इसी वजह से हम दोनों और आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन 2000 से हम इस जगह पे काफी अच्छा मित्रता में बढ़े और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ग्लोबल पार्टनरशिप में जो आज का दिन खड़े हैं हम, उसका ये सारी चीज आते हैं जोड़ने में कि इसी वजह से हम आज यहीं पे खड़े हैं। और उम्मीद है कि ये मित्रता आगे बढ़ेगा। वो जो इस बार जब जापानी लोगों को पूछा जा रहा था, वो लोग भी यही बोले कि इतना अच्छा मित्रता है, हम जरूर इसको और बढ़ाएंगे और इसको और गहरे में लेके जाने का ये प्रोफेसर श्रावणी 8वीं बार प्रधानमंत्री जापान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन इस समय वैश्विक परिस्थितियां बहुत बदली हुई हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ अमेरिका के साथ टैरिफ टकराव है, दूसरी तरफ चीन के साथ जिस तरह की अपनी हमारी चुनौतियां रही हैं, निकटता, दूरियां, दोनों हमेशा चीन के साथ चलता रहा है भारत के साथ। ऐसे में जापान एक मजबूत सहयोगी है। किस तरह से भारत अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए जापान के साथ सहयोग को बढ़ा रहा है? कौन से नए क्षेत्र हो सकते हैं? स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप को अब किस तरह आगे ले जाया जाएगा? देखिए, अभी
ईस्ट का तरफ देखा जाए, हम लोग जो लुक ईस्ट बोला जाता है आजकल हमारा पॉलिसीज में, वो वाला देखा जाए तो दो देश जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे है, महत्व रखता है, वो एक है भारत। हम डेमोक्रेसी है, जापान में वहां पे भी डेमोक्रेसी है। ये दो देश आगे बढ़े हैं। एक देश डेवलप्ड OECD कंट्री माना जाता है और हम वहां पे पहुंचने का कोशिश में है। इसीलिए ये दो देश का ऊपर हमारा जो इस बार विदेश मंत्री ने भी बोला है और सेक्रेटरी ने बोला है कि वैल्यू, ट्रस्ट, ये दोनों चीज बहुत जी। प्रोफेसर शाबनी, आपको जरा रोकना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री लगातार वहां जो मुलाकातें हो रही हैं उनको भी हम दर्शकों के सामने लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जापान के स्पीकर से मुलाकात की है। जापान के संसद के स्पीकर से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री का बेहद अहम दौरा, 2 दिवसीय दौरा। पहले दिन के दौरे की शुरुआत 8वें शिखर वार्ता के साथ हुई। शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री ने जहां एक तरफ भारत की स्ट्रेंथ को रखा, तो वहीं जापान की स्ट्रेंथ और भारत की मजबूती को एक साथ ग्लोबल वेलफेयर के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी का पावर हाउस जापान है तो टैलेंट का पावर हाउस भारत है। किस तरह से भारत और जापान आपसी सहयोग को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े समझौते होने की उम्मीद जताई जा रही है। निवेश को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। ये तमाम संभावनाएं जताई गई हैं प्रधानमंत्री के इस 2 दिवसीय जापान दौरे से। इससे पहले जापान प्रतिनिधि मंडल पूर्व प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी, और अब से थोड़ी ही देर पहले जापान के स्पीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2007 में, तब भी वो जापान में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे थे, और उस दौरान भी कई राज्यों का दौरा किया था जापान का, और साथ ही साथ कई ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ समझौते किए गए थे। तो जापान के साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सहयोग को आगे बढ़ाते हैं तो इसके पीछे एक बड़ा सहयोग, एक बड़ा इतिहास, एक बड़ा जुड़ाव दिखाई देता है। जापान प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष फुकिशिरो नुकागा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें शिखर वार्ता में शामिल होते हुए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जापान के उद्योगपतियों और भारत और जापान का जो सहयोग मंच है आर्थिक, उनसे एक लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जिक्र वहीं से है जब प्रधानमंत्री 2007 में बतौर मुख्यमंत्री जापान का दौरा किया था, तब भी गुजरात को लेकर तमाम समझौते जापान की कई कंपनियों के साथ हुए, और वो सहयोग और समझौतों का दौर एक तरह से तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान के जरिए किस तरह से देश में उस विकास को बढ़ाया जा सके, रोड मैप यही था। और 2014 के बाद से उस सहयोग को आगे बढ़ाते हुए, चाहे स्मार्ट सिटीज हो, बुलेट ट्रेन हो, या फिर और कई ऐसे बड़े क्षेत्र, रक्षा, मैरीटाइम, ये तमाम ऐसे सहयोग हैं जिसमें भारत लगातार जापान के साथ आगे बढ़ रहा है। और 21वीं सदी में इन क्षेत्रों का और ज्यादा विस्तार हुआ है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम चीजें जुड़ी हैं। प्रोफेसर शाबनी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रोफेसर शाबनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात कर रही थी कि जापान और भारत किस तरह से एक अलग सहयोगी हैं, मतलब तमाम द्विपक्षीय संबंधों की अगर तुलना हम करें तो भारत और जापान के संबंध उनमें कई मायनों में ऊपर है। आप किस तरह से इन तमाम मुलाकातों को भी देखती हैं? हाँ, जरूरी है कि एक देश और दूसरा देश के साथ इतिहास में कोई
संकट ना हो, तो वो ट्रस्ट लेवल ज्यादा होता है। और यही चीज आज के दिन में जहां हम लोग खड़े हैं, ये जापान और इंडिया रिलेशन को लेके, आज पूरा दुनिया में देखा जाए तो सब लोग यही बोलेंगे कि ये दो देश का जो राजनीति, इन दो देश का जो मित्रता, ये अटल है और इसमें कोई बाधा आने का संभावना नहीं है। जब हमारा पहले भी देख चुके हैं कि जब बुलेट ट्रेन का हुआ उसमें कोई मुश्किलें आए, लेकिन हम लोग उसमें दोनों तालमेल बना के फिर उसको ट्रैक में लाके अभी बुलेट ट्रेन का इतना इस साल इतना बोला जा रहा है कि अभी 2027 तक ये चालू हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा इस बार प्रधानमंत्री जहाँ जा रहे हैं, E10 जो सबसे टेक्नोलॉजिकली मोस्ट सुपीरियर जो बोला जाता है कैरेजेस, वो मिलेगा। जो जो कैरेजेस में ये बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक होगा तो उसमें भी कोई बाधा नहीं आएगा, वो चलने के लिए तैयार चलेंगे, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है। प्रोफेसर शाबनी, 21वीं सदी में कुछ नए ऐसे क्षेत्र हैं जिसे लेकर दुनिया आगे बढ़ रही है, भारत भी लगातार उस दिशा में काम कर रहा है। जापान के साथ सहयोग कितना अहम हो जाता है जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, क्योंकि कल का दिन यानी कि दूसरा दिन प्रधानमंत्री की यात्रा का बेहद अहम होने जा रहा है इस लिहाज से भी। देखिए, एक चीज अहम जो है, चाइना में जाने वाले हैं SCOs के लिए, लेकिन उसके पहले वो जापान में जाना इसी का एक महत्वपूर्ण जगह बनती है। ये यही दिखाना चाहते हैं कि जापान मेरा मित्र है, वो होंगे नहीं SCOs में, तो वहां पे जाने का पहले मैं मित्रों से मिलके उनको क्या चाहिए इस SOC से, वो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक देखा जाए तो वेरी वेल क्राफ्टेड डिप्लोमेसी है फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दूसरा चीज जो है कि आगे बढ़ के जो सेमीकंडक्टर का बढ़िया AI और रोबोटिक्स आज का दिन का नहीं, रोबोटिक्स 1919 से जापान में टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट्स हुए थे। स्पेशली हेल्थ केयर में वो लोग काफ़ी एडवांस्ड है, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे वो लोग हमारे साथ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने की डॉक्यूमेंटेशंस बन रहे हैं, वर्किंग ग्रुप्स बने हैं। तो ये तो ऑब्वियसली यही होगा कि हमारा दो देश का जुड़ने का जो एक नया दिशा जो ले रहे हैं वहां पे हो रहा है। स्पेस में भी जैसा सर इसरो दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं, लुपिंग्स बोल के जो मून में सदर्न मून में जाके देखने का जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो जापान के साथ जुड़ के हम लोग कर रहे हैं, ये कोलैबोरेशंस तो एक दो देश का कोलैबोरेशन में एक बड़ा जगह लेती हैं। और ये एडवांसमेंट्स में बहुत ही लाइक फ्यूचर देखा जाए तो भविष्य में ये बहुत एक अलग जगह पे लेके जाने का ये है। जी प्रोफेसर शाबनी, ये भी विशेषज्ञों का मानना है कि जापान और चाइना की यात्रा यानी चीन और जापान की यात्रा में जापान की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। तो किस लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से, आर्थिक संबंधों के लिहाज से आप क्या कहती हैं इस पर? देखिए, डिप्लोमेसी के रहे से तो हम अभी बता भी चुके हैं कि जापान एक मित्र देश में जाके फिर अब चाइना जाने में एक उनका क्या सोच है वो हमारे प्रधानमंत्री को पता चलेगा। तो इसमें उनका एक पोजीशन लेना इजी होता है जब SCOs में जाएंगे। ये एक जगह है। पर दूसरा जो जगह है जो मेरे को एक महत्वपूर्ण जगह में लेके जाता है, ट्रम्प का टैरिफ। कल जापान से निगोशिएशन के लिए जाने वाले थे ट्रम्प, USA टैरिफ निगोशिएशंस के लिए, वो ना जाना और यहाँ पे हमें कमिट करना कि $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक जगह पे दिखाते हैं, जापान भी दिखा रहे हैं कि उनके लिए हम कितने महत्वपूर्ण जगह है हमारे देश को। और इंडिया का ये दिखाना अभी बहुत ही जरूरी है कि जो भी मिल रहा है उनसे, उसमें हम लोग अपना जो अभी तक जो देखते हैं हम कि इन्वेस्टमेंट आते हैं उनको आगे निकालने में 3-4 साल लग जाता है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में वो कमी करें, 18 महीना में उन लोगों को एस्टैब्लिश करने दे। ये सब जगह पे हमारा काम अभी भी बाकी है। लेकिन ये
ईयर टू ईयर देखा जाए तो ये हम अच्छे कर रहे हैं, हमारा बिजनेस इंडेक्स बढ़ रहा है, डूइंग बिजनेस इन इंडिया हम लोग आगे रैंक लेके जा रहे हैं। तो उम्मीद यही चल रहा है कि इन देशों से हमें काफी कुछ मिलने वाला है भविष्य में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर शाबनी, हमसे भारत और जापान के संबंधों पर विस्तार से बात करने के लिए विभिन्न आयामों पर। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। जनधन बैंक खाता ना होता तो वही पुराना भेदभाव चलता। कोई बैंक के अंदर कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माता पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। भाजपा ने आज पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर हल्ला बोल दिया। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और मां का अपमान कांग्रेस की पहचान के नारे लगाए। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों में नारेबाजी भी देखने को मिली। इस बीच दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। बिहार पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरभंगा के रहने वाले शख्स रिजवी ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस मामले पर राजनीतिक घमासान मच गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और एक्शन लिया। बता दें कि इस मामले में दरभंगा बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना ने दरभंगा जिला के सिमरी थाने में केस दर्ज कराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र भाषा के प्रयोग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताई। सीएम नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माताजी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत अशोभनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूं। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को स्वीकृति दी है। इस योजना के जरिए बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह भी लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के अंतर्गत बिहार में महिलाओं को आर्थिक मदद मिलेगी। राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। परिवार की एक महिला को मिलेंगे 10,000 रुपए। पहली किश्त से महिला चुन सकती है अपना पसंदीदा रोजगार
और इसके बाद जल्द शुरू होगी आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया। ग्रामीण विकास विभाग इस प्रक्रिया का निर्धारण करेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग इसमें सहयोग करेगा। सितंबर 2025 से शुरू होगा राशि का हस्तांतरण और 6 महीने बाद महिलाओं के रोजगार का आकलन किया जाएगा। आकलन के बाद 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी इन महिलाओं को और गांव और शहरों में बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। बिहार में चुनाव आयोग ने 3 लाख लोगों को नोटिस दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत बिहार के सीमावर्ती और तराई क्षेत्रों के 8 जिलों में यह अभियान चलाया गया है। मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, सहरसा, मधुबनी और सुपौल के लोगों को नोटिस भेजा गया है। ये जिले भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं। इन जिलों में रहने वाले लोगों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसमें जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य सरकारी दस्तावेज शामिल हैं। इस अभियान ने इन जिलों में रहने वाले लोगों के बीच हलचल मचा दी है, जिनकी नागरिकता पर सवाल उठाए गए हैं, जिनके लिए आशंका है कि ये नेपाल या बांग्लादेश के नागरिक हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति निश्चित समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने में विफल रहता है या उसकी नागरिकता साबित नहीं हो पाती है तो उसका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि एक ही घर में 947 वोटर पाए गए हैं। राहुल गांधी की पोस्ट के जवाब में गया जिला प्रशासन ने ग्रामीणों के 4 वीडियो क्लिप एक्स पर शेयर किए। पोस्ट में लिखा था, कई गांवों में मकान नंबर आवंटित नहीं होते, जिसके कारण मतदाता सूची में प्रतीकात्मक मकान नंबर दिए जाते हैं। जिन मतदाताओं का जिक्र किया गया है वे सभी गांव में मौजूद हैं और असली मतदाता हैं। निडानी गांव के बूथ नंबर 161 के मतदाता खुद स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। मतदाताओं का कहना है कि हम चुनाव आयोग की तरफ से किए गए सर्वेक्षण से संतुष्ट हैं। जहां तक मकान नंबरों की बात है, 161 में कोई मकान नंबर नहीं है। हम गांव में रहते हैं, गांव में मकान नंबर होते ही नहीं हैं। लिस्ट का जो काम चल रहा है बिहार सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से वो सत्य है और गांव में गृह संख्या नहीं होती है, इसलिए आवेदन पर गृह संख्या का नंबर नहीं दिया जाता है। और जो भी इस बात को फैलाया है, अफवाह बनाया है, वो गलत है। और अभी तक जो भी काम हो रहा है बीएलओ साहब के जरिए और बीडीओ साहब के जरिए और हमारा विलेज में जो 900 आदमी के बारे में जो अफवाह फैलाया जा रहा है, ये गलत है। अभी भी दे रहे हैं वोट और पहले से भी देते आ रहे हैं। 1990 से कुछ लोग 2003 से दे रहे हैं, तो इसी तरह से देते आ रहे हैं। और गृह संख्या की बात आता है, जहाँ तक गृह संख्या हमारे गांव में होता ही नहीं है, तो इस तरह से हमें वोट का या मतदाता गण को बदनामी कर रहा है लोग। ये बताइए 1987 से वोट दे रहे हैं, अभी तक हमारे नाम नहीं कटा है। कह रहे हैं 900 घर हमारे गांव में है, एक ही घर में रहने वाले। ग्राम निदानी में बूथ संख्या 161 यहाँ पर बदनामी किया जा रहा है कि एक ही घर में 900 वोट है, वो बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, गृह संख्या की जहाँ तक की बात है, गृह संख्या यहाँ होता ही नहीं है। 161 में गृह संख्या होता ही नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में गृह संख्या होता ही नहीं है। मेरा नाम रिंकी कुमारी है, ग्राम निदानी का मैं रहने वाली हूँ और 161 बूथ संख्या है यहाँ। और पहले भी मैं वोट दे रही थी और अभी भी वोट दे रही हूँ। और गांव में कोई गृह संख्या नहीं होता है और मेरा मतदाता सूची में मेरा नाम अभी भी आया हुआ है। और मेरे मतदाता सूची में जो मतदान के लिए जो कोई गलत सूचना दे रहा है वो गलत दिया है। तो गया जिला प्रशासन ने खुद ही ये तमाम गांव वासियों के उस वक्तव्य को पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इसमें है फौलादी ताकत,
ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। उत्तराखंड में बारिश लगातार कहर बरपा रही है। रुद्रप्रयाग में तहसील बसुकेदार के बथेड़ डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने से भारी मलबा बहकर आ गया है, जिससे कई इलाकों में नुकसान पहुंचा है। जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने आपदा नियंत्रण कक्ष से घटनास्थल से जुड़ी टीमों के संपर्क में रहकर निर्देश दिया। प्रभावित क्षेत्रों में बाधित हुए सड़क मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित गांव तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों की पहचान की जा रही है और राहत दलों को सक्रिय किया गया है। बता दें, प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों में त्वरित कार्रवाई कर रहा है ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बार फिर बादल फटा है। ये घटना तहसील देवाल के मुपाटा में हुई है, जिसमें 2 लोगों के लापता होने और 2 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा गौशाला में लगभग 15 से 20 जानवर दबने की सूचना मिली है। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जल स्तर बढ़ गया है और नदी उफान पर है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन इस स्थिति को देखते हुए पहले से ही अलर्ट पर है। ऐसी स्थिति में प्रशासन स्थानीय निवासियों को खतरों और बाढ़ की तैयारियों के बारे में सूचित कर रहा है। साथ ही आवश्यक बचाव व राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर वरिष्ठ अधिकारियों, आपदा सचिव और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग, चमोली और अन्य जिलों में भारी बारिश के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यों के लिए आवश्यक निर्देश दिए। और देहरादून से संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, ऐसे इलाकों से किस तरह से वहां फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, बचाव अभियान, बचाव कार्य किस तरह से हो रहा है, साथ ही मुख्यमंत्री ने जो बैठक ली है उसमें किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? बारिश उत्तराखंड के लिए आफत बनती जा रही है और देश के 4 जनपदों में देर रात जो है वो बादल फटने की घटना सामने आई है। अभी आपने जिस तरीके से बताया, चाहे वो हमारा रुद्रप्रयाग का इलाका है, चाहे हमारा चमोली का है, टिहरी का है, बागेश्वर का है, इन 4 जनपदों में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक ली है, इसमें इन सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था। तो तमाम जो जिलाधिकारी थे उनसे अपडेट ली गई है। इसके अलावा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, राहत बचाव कार्य है, उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए। बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो बारिश है वो लगातार होती जा रही है। सड़क मार्ग जो है वो बाधित हैं, कई पुल जो है वो बह गए हैं। इसके अलावा जानमाल का भी भारी नुकसान हुआ है। तो तमाम जो टीमें हैं उनको प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। इसके अलावा अगर हम मुख्यमंत्री की बैठक की बात करें तो मुख्यमंत्री ने चाहे वो खाद्यान्न की दिक्कतें हों, चाहे फिर वो मार्ग खोलने की बातें हों, या तमाम जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए हैं। चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में भी जो भारी बारिश है उसका दौर देखने को मिल सकता है। इसमें देहरादून है, रुद्रप्रयाग है और चमोली है, 3 जनपद ऐसे हैं जहां पर की भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तो यानी कि अभी ये जो खतरा है वो अभी टला नहीं है और आने वाले समय में भी इस तरीके की दिक्कतें हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जो जनपद है वहां पर भी भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि जो प्रभावित हैं उन तक सरकारी मदद पहुंचाई जाए और हर एक ओर से जो है सरकार अपनी ओर से प्रभावितों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जी,
जी अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अप्रैल 2007 में जापान की यात्रा की थी। उनके साथ इस यात्रा में राज्य सरकार के अधिकारियों और उद्योग जगत के दिग्गजों का 40 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी गया था। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी के मन में एक लक्ष्य था कि गुजरात और पूरे देश को उद्योग, बुनियादी ढांचे और नवाचार के केंद्र के रूप में विश्व मानचित्र पर स्थापित करना। टोक्यो, ओसाका, हिरोशिमा और कोबे के 6 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी ने मित्सुबिशी, मित्सुई, सुमितोमो, मारुबेनी, सुजुकी, तोशिबा, निप्पॉन स्टील, निसान स्टील, यूनिडो, त्सुनेशी शिप बिल्डिंग जैसी दिग्गज कंपनियों से संपर्क किया। इस दौरान JETRO और गुजरात के उद्योग विभाग के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर भी किए। साल 2007 की इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात की थी और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे पर चर्चा भी की। मुख्यमंत्री मोदी ने आबे को गुजरात के बौद्ध धरोहर स्थलों पर एक सीडी और एक हाथ से बनी हुई आदिवासी शॉल भेंट की थी। साथ ही उन्हें गुजरात आने का निमंत्रण भी दिया था। वहीं शिंजो आबे ने पीएम मोदी को DMIC के गुजरात खंड के लिए जापान के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया था। पीएम मोदी की इस साल 2007 की यात्रा का सबसे यादगार पल शायद वह था जब वे एक जापानी बुलेट ट्रेन के कॉकपिट में सवार हुए। क्या हो अगर ऐसी हाई स्पीड रेल भारतीय कनेक्टिविटी को बदल दे। 2007 में इस विचार का बीज वर्षों बाद मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के रूप में फला फूला, जो भारत जापान सहयोग की प्रमुख परियोजना है। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने टोक्यो से हुमामात्सु तक हिकारी लाइन पर यात्रा की और अहमदाबाद मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल और अहमदाबाद धुलेरा मेट्रो की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी का ध्यान सिर्फ गति पर ही नहीं बल्कि जापान की दक्षता और सुरक्षा के मिश्रण पर भी था। कोबे बंदरगाह पर उन्होंने उन्नत समुद्री बुनियादी ढांचे की समीक्षा की और बताया कि कैसे इसकी प्रणालियां गुजरात के अपने बंदरगाह विस्तार का मार्गदर्शन कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साल 2007 की जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में शांति स्मारक पार्क और संग्रहालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने सुजुकी मिकिची साहित्यिक स्मारक और फाउंटेन की प्रार्थना में श्रद्धासुमन अर्पित किए। कोबे में उन्होंने द इंडिया क्लब में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जो साल 1904 से प्रवासी भारतीयों के लिए एक सेतु का काम करता रहा है। 2007 की इस यात्रा ने गुजरात और जापान के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तार दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2012 में एक बार फिर जापान पहुंचे। इस बार सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में जिनकी प्रतिष्ठा राज्य की सीमाओं से परे थी। 22 से 27 जुलाई तक चला ये 5 दिवसीय दौरा जापान सरकार के औपचारिक आमंत्रण पर हुआ, जो अपने आप में दुर्लभ सम्मान था। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कैबिनेट स्तर की व्यवस्था से किया गया। ये 2012 में जब प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जो सामान्यतः केवल सरकार प्रमुखों के लिए आयोजित होता है। ये दौरा भारत जापान कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर हुआ। मोदी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ पहुंचे, जिसमें शीर्ष अधिकारी और उद्योगपति शामिल थे। जापान में उनका हर दिन व्यस्त कार्यक्रमों से भरा रहा। उन्होंने टोक्यो, हमामात्सु, नागोया, ओसाका और कोबे जैसे शहरों में 44 कार्यक्रमों में भाग लिया। 2012 में पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जापान के कई मंत्रियों और प्रांत मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरे ने न केवल गुजरात और जापान के बीच संबंधों को गहरा किया, बल्कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान भी दिलाई। जापान यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने गुजरात की निवेश का सबसे अनुकूल गंतव्य बताते हुए वहां के उद्योग जगत का ध्यान खींचा। उन्होंने टोक्यो, हमामात्सु और नगोया में निवेश सेमिनारों में पावर सरप्लस, इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट के रूप में गुजरात के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में चर्चा की। मोदी ने बताया कि कैसे गुजरात ने बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों,
लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक कॉरिडोर पर जोर देकर भविष्य की मजबूत नींव रखी है। इस दौरान उन्होंने सुजुकी के उत्पादन संयंत्रों का दौरा किया, वहां काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों से बातचीत की। इसके अलावा गोलमेज बैठकों में मोदी ने जापान के शीर्ष कॉरपोरेट नेताओं से चर्चा की। इन बैठकों ने भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को नई मजबूती दी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे में संस्कृति और प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव का खास रंग भी देखने को मिला। टोक्यो में मोदी ने गुजरात समाज ऑफ जापान को संबोधित किया और इंडिया सेंटर फाउंडेशन के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें HCCI द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में विशेष सम्मान भी दिया गया। उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से संवाद किया और भावनात्मक रिश्तों को और मजबूत किया। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के जापान दौरे ने वहां की सरकार और मीडिया पर भी गहरी छाप छोड़ी। जापान के सबसे बड़े बिजनेस डेली निकेई ने मोदी पर 742 शब्दों का विशेष लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्हें बिजनेस फ्रेंडली लीडर बताया गया। इतना ही नहीं, अखबार ने उन्हें 2014 में भारत के प्रधानमंत्री पद का मजबूत दावेदार तक कहा। जापान के वरिष्ठ राजनयिक और भारत में पूर्व राजदूत अकिताका साइकी ने मोदी को अन्य मुख्यमंत्रियों से अलग बताते हुए उनकी स्पीडी गवर्नेंस की सराहना की। उन्होंने ये भी माना कि गुजरात मॉडल भारत की विकास यात्रा का खाका बन सकता है। गुजरात के जीरो पावर कट्स, पोर्ट प्रधान विकास और नीतिगत स्पष्टता ने उदाहरणों ने जापानी निवेशकों का विश्वास जीता। इसके चलते जापान के कारोबारी गलियारों में एक नया नारा गूंजने लगा, मोदी मीन्स बिजनेस। तो जापान के उद्योगपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज से नहीं 2007 से लेकर आज तक की यात्रा में मोदी मीन्स बिजनेस के तौर पर उनकी पहचान है और इसी पहचान के साथ पहले दिन की शुरुआत हो चुकी है। बेहद अहम दौरा। इस दौरे को लेकर लगातार सारी जानकारियां आप तक लेके आते रहेंगे। मुझे दीजिए अनुमति। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। नमस्कार।